This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप छुट्टियों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मराठी के अल्फाज मानी बाकायदा याद कर रहे हैं और ये मानी उनको सिर्फ सिलेबस तक काम नहीं आएंगे बल्कि मराठी सीखने में उनको मददगार साबित होंगे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, इसलिए सीखना भी इसको ज़रूरी है। तो बहुत जल्द ये बच्चे सीख जाएंगे जो वर्ड्स मीनिंग याद कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के लेवल के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उन तमाम एग्ज़ाम में मराठी ज़रूर पूछी जाती है, ग्रामर पूछा जाता है, वर्ड्स मीनिंग पूछे जाते हैं। लिहाजा ये उन बच्चों को बहुत फ़ायदा देगा जो छुट्टियों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सिलेबस को कंप्लीट करने की कगार पर, यानी हम नज़म नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, हाँ देश माझा। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस असबाक को नहीं समझा है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको टच करके लिंक पर जाकर बाकी असबाक की पढ़ाई कर सकते हैं। वर्ड्स मीनिंग हमने ग्रुप में सेंड कर चुके हैं, अगर नहीं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये पूरा मवाद आपको अपने पास सेव रखना है। ऐसा नहीं एक न धड़ बराबर चिंदिया, आपने जो कुछ लिखा है पढ़ा है उसको एक नोटबुक संभाल के रखना है एग्ज़ाम होने तक, ताकि ये जो हम लिख रहे समझ रहे उसको हमारे लिए आसान हो पढ़ना। एक बुक हमने जो बनाया है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कविता क्रमांक 11, अकरा, 11 को अकरा बोलते हैं मराठी में। हा देश माझा, ये देश मेरा है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके कवि सेनापति बापट इनका इंट्रोडक्शन है, जो 1880 यानी 1880 में पैदा हुए थे आणि 1967 यानी 1967 में 67 में इनका इंतकाल हुआ था। यहाँ से हम समझेंगे प्रस्तुत कवितेत भारत देशाबद्दल चे प्रेम, भारतातील निसर्ग सौंदर्य, विविधतेतील एकता यांचे वर्णन कवीने केले आहे। पेश किए गए नज़म में भारत देश के लिए प्यार, भारत में कुदरती खूबसूरती, इत्तेहाद में इख्तिलाफ में इत्तेहाद यांचे वर्णन, इसका खुलासा किया गया है। इसमें प्रस्तुत यानी पेश किया गया। आज तक हमने जितने सबक पढ़े हैं कोई एक भी सबक ऐसा छूटा नहीं जिसमें प्रस्तुत नहीं आया है। वर्णन भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। वर्णन यानी खुलासा, याद रखना है। कवि यानी शायर। तो आपके सामने जो कविता आने वाली है उसमें कुदरती खूबसूरती के साथ साथ इख्तिलाफ में इत्तेहाद का जिक्र किया गया है। देश विघातक कृत्य करणारे हात देश कार्यालयाकडे वळावेत, अनेक धर्म अनेक जाती असल्या तरी माणुसकीची नाते जपावे, असा संदेश या कवितेतून कवीने दिला है। देश विघातक यानी देश को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य, आमाल करने वाले हाथ, ऐसे हाथ जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं वो हाथ देश कार्याकडे वळावेत, वो देश की भलाई के तरफ मुड़ जाए। अनेक धर्म, बहुत सारे मज़ाहिब, धर्म यानी मज़हब, अनेक जाति, बहुत सारे ज़ात, असल्या तरी होगे तो भी, मानुसकीची नाते, इंसानियत की नाते के हिसाब से हमको रहना चाहिए।
हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हाथ है जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे हाथों को देश की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। हमारे धर्म अलग अलग है, हमारी ज़ात अलग अलग है, लेकिन हमें इंसानियत के नाते रहना चाहिए एक साथ। असा संदेश, ऐसा मैसेज, संदेश यानी मैसेज या कवितेतून कवि ने दिला है, इस कवि का नज़म में से शायर ने दिया है। अब कविता हम एक मर्तबा पढ़ेंगे। यह आपकी कविता है, हा देश माझा। हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे। हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा। ह्या गंगा यमुना शेती धरती, बाग बगीचा माझा। अभिलाषा यांची धरिता, कुणी नजर वाकडी करता। या मरण दयावया, स्फुरन आपल्या बाहू पाहू द्या रे। जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला। या देशाच्या प्रगतीला, हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात। सामर्थ्य न जाऊ व्यर्थ, काहीसा अर्थ येऊ द्या रे। जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या, सदैव आपुली माणुसकीची नाती। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी। संदेश रोष जे, द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे। ठीक है, इस कविता को 2-3 मरतबा आपको रीड करना है। आपको स्पीड में पढ़ते आना चाहिए। ठीक है, जो एक मरतबा पढ़ेगा उसमें वो अटक रहा है तो 2 मरतबा पढ़े, जब तक आपकी अड़खड़ाहट दूर ना हो उस नज़म को पढ़ते जाए। ठीक है, अभी हमारे पास वक्त है, इसलिए हम अच्छे से हर नज़म को पढ़ सकते हैं। और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह इसकी आपने पढ़ाई किया तो आपका परसेंटेज इससे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका हम मतलब समझ लेंगे। मैंने इसके वर्ड्स मीनिंग ग्रुप में भी सेंड किया, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन वहाँ पर लिमिटेड वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। जो छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नोटबुक लेकर ज़रूर बैठे। वर्ड्स मीनिंग रिपीट हुए तो कोई मसला नहीं, वो आपके सामने भी बार बार आएंगे, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग आपको याद रहना चाहिए। हा देश माझा, ये देश मेरा है। माझा यानी मेरा। याचे भान जरा से राहू द्या रे, इसका एहसास थोड़ा रहने दो। क्या कह रहे शायर, ये देश मेरा है, इसका एहसास हमें रहने दो, थोड़ा रहने दो। भान यानी एहसास, ज़रा से यानी थोड़ा। ये देश मेरा है, इस बात का एहसास हमेशा अपने पास रखो या रहने दो। हा उंच हिमालय, हा यानी ये हा जो है तो बार बार इस नज़म में पूछा जा रहा है। हा यानी ये। हा उंच हिमालय, ये ऊंचा हिमालय। माझा मेरा, हा विशाल सागर माझा, ये बहुत बड़ा समंदर मेरा। क्या बोल रहे हैं, उंच यानी ऊंचा, ये ऊंचा हिमालय माझा यानी मेरा। हा विशाल सागर माझा, ये बहुत बड़ा समंदर मेरा है। विशाल यानी बहुत बड़ा, सागर यानी समंदर। ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा, ये जो गंगा है यमुना है, ये 2 नदियों के नाम हैं। ये मेरे हैं,
ये खेत मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, और जितने बागात हैं हिंदुस्तान में, भारत में, वो सब मेरे हैं। इस बात का एहसास हमारे अंदर रहना चाहिए। क्या बोल रहे शायर कि ये जो गंगा है, ये यमुना है, ये धरती, ये बाग बगीचे सब मेरे हैं। अभिलाषा यांची धरिता कुनी नजर वाकड़ी करता। क्या कह रहे आगे? अभिलाषा यानी ख्वाहिश, नज़र वाकड़ी करना, तिरछी नज़र देखना, यानी नफ़रत की निगाह से देखना। नज़र वाकड़ी करना यानी नज़र तिरछी करना, नफ़रत की निगाह से देखना। तो इस लाइन में क्या बोल रहे हो? अगर किसी ने इसको हासिल करने की कोशिश की, किसको? हमारे भारत को। अभिलाषा के मानी होते हैं ख्वाहिश। किसी को अगर इसका हासिल करने की ख्वाहिश है, कोनी नज़र वाकड़ी करता, और इसको किसी ने नज़र तिरछी नज़र से देखा, कुनी यानी किसी ने, या मरण दया वया स्फुरन आपल्या बाहू पाव द्यारे। क्या करेंगे हम? या मरण दयावा, हम उसको मौत के घाट उतार देंगे। स्फुरन यानी जोश, ऐसे जज्बात हमारे बाहों में रहने दो। ठीक है, ये इसका मतलब हो। अगर हमारे देश को किसी ने हासिल करने की कोशिश किया, नफ़रत की निगाह से दिया, तो हम उसको मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा जोश अपने बाहों में रहने दो। अभी जो वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेशन किया इसका, है ना, इसका खुलासा में क्या होगा? इसमें एक चीज़ आ रही है कि मेरा देश, मेरी गंगा यमुना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब कोई चीज़ अपनी होती है, इस बात का एहसास हमें रहता है, तो हमको उसके नुकसान पर दर्द होता है, दुख होता है। जो चीज़ अपनी होती नहीं, फिर हम बोलते हैं यार अपनी तो है ही नहीं, छोड़ो, जिसका है वो देख लेगा। इसलिए शायर आपको बता रहा है कि ये जो देश है वो आपका है। फिर हम हमारा देश समझेंगे तो फिर हम कहीं गंदगी नहीं करेंगे, फिर देश का नुकसान हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये एहसास हमारे अंदर आया तो ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। आगे इसका स्तांजा, दूसरा स्तांजा है, जे हात उत्सुक लेले दगडांच्या वर्षावाला। जो हाथ बड़े ख्वाहिशमंद है पत्थरों की बारिश के लिए। उत्सुक ले यानी बेचैन, ख्वाहिशमंद। दगड़ यानी पत्थर, वर्षा यानी बारिश। जो हाथ बड़े बेचैन हैं पत्थरों की बारिश करने के लिए, यानी हमें पत्थर मारने के लिए जो लोग बड़े बेचैन हैं। रोखा ते लावा कार्याला, रोको, वो काम पर लगा दो उनको, या देशाच्या प्रगतीला, इस देश की तरक्की के लिए। रोखा मतलब रोको, कार्याला यानी काम को, काम पर, प्रगति यानी तरक्की। तो क्या बोल रहे हैं? जो हाथ बेचैन है पत्थरों की बारिश के लिए, यानी जो हमें पत्थरों से मारना चाहते हैं, उनको रोको और वही हाथ देश के तरक्की में लगा दो। ऐसे शायर कह रहा है। हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात। ये बंद करो बर्बादी और रोक दो ये नुकसान। उत्पात यानी बर्बादी। हे बंद करा उत्पात, ये बर्बादी बंद कर दो। थांबवा यानी रोको। घात यानी नुकसान, इस नुकसान को रोको, ये बर्बादी बंद कर दो। फिर आगे कह रहे हैं, सामर्थ्य ना जाओ व्यर्थ, काही सा अर्थ ही ये वो द्यारे। हमारी काबिलियत यूं ही फजूल मत जाने दो, कुछ तो उसका मतलब आने दो। शायर कह रहा है कि हमारे अंदर जो काबिलियत है
उसको फजूल बर्बाद ना होने दो, उसका कुछ ना कुछ ऐसा काम मतलब निकलने दो जो हमारे देश के काम आ सके। तो शायर ने इस स्तांजा में क्या कहा कि ऐसे लोग जो बड़े बेचैन हैं हम पर पत्थरों से बारिश करने के लिए, मारने के लिए, उनको रोको और उन्हीं हाथों को देश की तरक्की में इस्तेमाल करो। ये बर्बादी बंद करो और इस नुकसान को रोक दो। हमारी काबिलियत फजूल ना चले जाए, ऐसा कुछ काम करो जो देश के काम आ जाए। आखिरी स्तांजा, जरी अनेक अपुले धर्म। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर रोक कर आपको बता रहा हूँ कि नज़म बहुत छोटी होती है और ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। सिर्फ एक मरतबा आपने नज़म अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके सामने पूरे साल भर सेम रिपीट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नए सवाल तो बनते नहीं भाई, वो कैसे बनाएंगे इतने छोटे सवालों में। इसलिए एक मरतबा आप नज़म अच्छी तरह से समझ लिया करो। तो 21 में, डाइजेस्ट में और हमारे टेक्स्ट बुक में जितने सवाल एक मरतबा बन चुके हैं बस वो नज़म में बन चुके हैं, उसके अलावा वो नहीं बना सकते हैं हटकर, क्योंकि वो सवाल बन ही नहीं पाते। ऑलरेडी 4 साल हो गए, कितने सवालात बन चुके हैं। तो आपके लिए पॉजिटिव है कि नया सवाल कोई बन नहीं पाएगा। कविता को आप अच्छी तरह से समझ लिया करें, खास करके इसका भावार्थ जो आगे हम समझने वाले हैं। आखिरी स्तांजा है, जरी अनेक अपुले धर्म, जरी अनेक अपुले जाति। शायर कह रहा है अगरचे हमारे बहुत सारे मजहब हैं, गरचे हमारे बहुत सारी जातें हैं। क्या बोल रहा है? हमारे बहुत सारे मजहब है, बहुत सारी जातियां हैं। जरी यानी अगरचे, अगरचे अनेक यानी बहुत सारे, धर्म यानी मजहब, जाति यानी जात। अगरचे हमारे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, परी अभंग असुद्या सदैव अपुली मानुस की चिनाती, फिर भी अटूट रहने दो हमेशा अपनी इंसानियत के रिश्ते। हमारे धर्म अलग है, फिर भी हमेशा अटूट रहने दो, बेजोड़ रहने दो इंसानियत के रिश्ते। अभंग यानी अटूट रहना, जिसमें कोई टूट नहीं है, जोड़ नहीं है, रहने दो। सदैव यानी हमेशा, सदैव यानी हमेशा। ये जो वर्ड्स है ऐसे वो भी आपको याद रखना है। क्यों? 10वीं में 1 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन आता है। मान लो सदैव सदैव सदैव, ऐसे 4 बार सदैव लिखा हुआ रहेगा, उसमें से 3 गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा। तो जो सही सदैव लिखा हुआ रहेगा उसको पिक करना रहेगा और आंसर शीट में लिखना रहेगा। अब ये सवाल वो बच्चा सवाल अच्छी तरह से कर पाएगा जो पढ़ाई करते वक्त वर्ड्स को अच्छी तरह से देखता हो, समझता हो, पढ़ता हो। तो देखो सदैव इस तरह से लिखा जाता है, 3 सदैव गलत रहेंगे, 1 सदैव सही रहेगा, उसको उठाना रहेगा और अपने आंसर शीट में लिखना रहेगा। खैर, वो ये कह रहा है कि हमारे मज़हब अलग अलग है, हमारी ज़ातें अलग अलग है, फिर भी अटूट रहने दो हमारी इंसानियत के रिश्ते। नाती यानी रिश्ते, मानुस की यानी इंसानियत। दया सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी। शायर कह रहा है, कवि कह रहा है, दया सर्व दूर ललकारी, कि ऐसी ललकार दो, ऐसी आवाज़ को दो। फुंकारे एक तुतारी, जैसे एक शहनाई, गोल शहनाई वाली तुतारी है, उसकी आवाज़ दूर तक जाती है, वैसी आप ललकार दो। संदेश रोष जे द्वेष मनाती वाहुन जाहू द्यारी, ऐसी आवाज़ दो, ललकार दो, गोल शहनाई वाली तुतारी की तरह, और मैसेज पहुंचाओ, संदेश दो। संदेश यानी मैसेज। रोष जे, अपने दिल में जो नफरत है, द्वेष, दुश्मनी है अपने दिलों में, वो बहा दो। क्या कर दो? वो अपने दिल से निकाल दो। यहाँ अल्फाज मानी लिखो,
संदेश यानी मैसेज, रोष यानी नफ़रत, द्वेष यानी हसद, वाहुन जाऊद्यारे बहा दो। तो शायर इस स्तांजा में क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से आखिरी स्तांजा, कि अगर हमारे बहुत सारे मज़हब रहने दो, बहुत सारी जातियाँ रहने दो, फिर भी हमारी इंसानियत के जो रिश्ते हैं वो हमेशा अटूट रहने दो। ऐसी आवाज़ लगाओ तुतारी की तरह कि हर तरफ आवाज़ पहुंच जाए, तुम्हारा मैसेज पहुंचा दो कि अपने दिलों में नफ़रत, हसद जो है उसको निकाल कर फेंक दो। ये इस नज़म का खुलासा हुआ। ठीक है, आपको पता होगा इससे पहले भी हमने जिक्र किया, एक सबक का पैराग्राफ आपको कितने नंबर के लिए आता है, 6 नंबर के लिए आता है। और एक नज़म 8 नंबर के लिए आता है। और एक नज़म जो है वो 4 नंबर के लिए आपको पूछी जाती है। पेपर में 4 नंबर के लिए एक नज़म पूछी जाती है, तो उसमें से 2 नंबर जो रहते हैं वो भावार्थ के लिए फिक्स रहते हैं। भावार्थ यानी कैसा रहता है, ऊपर 4 लाइन दी हुई रहती है और क्या बोला जाता है कि इस लाइन का भावार्थ लिखो, यानी खुलासा लिखो। उपरोक्त 4 ओळींचा भावार्थ लिहा, ऐसा सवाल आता है। अब वो कब लिखेंगे हम, जब इसको, वो लिखना मराठी में ही पड़ता है, उर्दू में नहीं। अभी 4 लाइन दी हुई है, इसका खुलासा हमको लिखना पड़ता है, मराठी में ही लिखना पड़ता है। अब मराठी में कब लिखेंगे, जब हमको उसके बारे में वो 4 लाइन का खुलासा हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो मैंने हर नज़म का खुलासा बना करेंगे आप। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आप गूगल में जाएंगे मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, और school2u.blogspot.com इस तरह से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद देखो यहाँ पर इस तरह का आता है स्कूल टू यू, है ना, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसे ब्लैक लाइन में 9th और 10th लिखा हुआ है, इसी में आपको जाना है। सब चीज़ें आपकी मैंने इसी में डाला हूँ। 9th 10th में गए, जब नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह का इमेज आपको दिखाई देगा। हा देश माझा, भावार्थ सरल अर्थ, ठीक है, आसान ज़ुबान में मुकम्मल तर्जुमा और अल्फाज के मानी के साथ। जब हम जाएंगे इस तरह का इमेज दिखाई देगा आपको, तो आगे पढ़े इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भावार्थ दिया हुआ रहेगा, हर लाइन का मराठी में तर्जुमा। अब हमने समझा है इसको उर्दू में, लेकिन आपको इसका भावार्थ मराठी में ही लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो हमने नज़म पढ़ा है, कविता पढ़ा है, उसके शेर है और ये उसका भावार्थ है, फिर शेर है, फिर उसका भावार्थ है, फिर शेर है और फिर भावार्थ है। ठीक है, एक मरतबा इसको भी हम समझ लेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्यारे, हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। ये अशार है। सवाल ऐसे आता है, उपरोक्त ओळींचा भावार्थ लिहा, या तो फिर उपरोक्त ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, या तो फिर उपरोक्त ओळींचा वर्णन करा। तो आपको मराठी में लिखना रहेगा 2 नंबर के लिए। तो ऐसा लिखना पड़ेगा भावार्थ। क्या लिखा हुआ है, दिलेल्या ओळींमध्ये कवी सांगितो की हा माझा भारत देश आहे। दिए हुए लाइनों में शायर कहता है कि ये भारत मेरा देश है। याचे मनोमन जानू जरासी राहू द्या, इसी का एहसास दिल ही दिल में रहने दो। हा सर्वात उंच असलेला हिमालय माझा आहे, ये सबसे ऊंचा हिमालय मेरा है। हा अथांग सागर माझा आहे, ये गहरा समंदर मेरा है। माझ्या देशा सुजलाम सुफलाम करणाऱ्या गंगा यमुना या पवित्र नद्या माझ्या आहेत। ये सभी देश की सुजलाम सुफलाम करने वाली नदियाँ, पाक नदियाँ मेरी है। मी भूमी त्यावरची शेती
ही भूमि यानी ये ज़मीन, यहाँ की खेती, सदाबहार फुलनारा बाग बगीचा माझा है, सदा फूलने वाला बाग बगीचा मेरा है। स्वीट और शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसमें मसाला कैसे डालते हैं। ठीक है, आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा। लेकिन ये समझ लो कि स्वीट एंड शॉर्ट में मैं आपको भावार्थ लिखा रहा हूँ, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करना है, समझना है। उसके बाद दूसरा शेर है, अभिलाषा यांची धरिता कुणी नजीर वाकडी करता, या मरण दयावया स्फुरन आपल्या बाहू पाहू द्या रे। इसका मतलब होता है, या माझ्या प्रिय मातृभूमीची अभिलाषा कोण्या परक्यांच्या मना जरी आली, इस प्यारी मातृभूमि की ख्वाहिश अगर किसी दूसरे के दिल में भी आई, वाकड़ा डोरा जर कुनी तिच्यावर केला, और नफ़रत की आंखें अगर किसी ने इस पर किया, हमारे देश पर कुनी आक्रमक करण्याचे धाडस केले और हमारे देश पर किसी ने हमला करने की हिम्मत की, तर त्यांना मृत्यू देण्यासाठी सर्व भारतीयांचे बाहू तैयार आहेत। तो उनको मौत देने के लिए सभी भारतीयों के बाहें तैयार है। मातृभूमि रक्षण करायला तिचे सुपुत्र सामर्थ्य आहेत, और इस मातृभूमि की हिफाजत करने के लिए उसके बच्चे हमेशा तैयार है। नेक्स्ट, अगला, जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला। भावार्थ रहेगा, मातृभूमीचे दगडांचे कठोर बरसात करायला आतुरलेले हातांना आडवा मातृभूमीवर हल्ला करणाऱ्या नराधमांना रोखा, तेच हात या देश कार्याला लावूया, या देशाच्या प्रगतीला झुंपूया। क्या बोल रहे, मातृभूमीवर दगडांची कठोर बरसात करायला आतुरलेल्या हातांना, हमारे देश पर पत्थरों की बारिश करने वाले ख्वाहिशमंद हाथों को रोको। मातृभूमीवर हल्ला करणाऱ्या, हमारे देश पर हल्ला करने वाले नराधमांना रोखा, जालिमों को रोको, तेज हाथ या देश कार्याला लावूया, वही हाथ इस देश की काम में लगाएंगे, या देशाच्या प्रगतीला झुंपूया, और वही हाथ इस देश की तरक्की के लिए मशगूल कर देंगे। ये इसका मतलब ये मराठी में हुआ। स्वीट और ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 ही नंबर के लिए आपको आता है। लेकिन ये हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर 2-2 लाइन का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ना, तो आपको 4 लाइन आ सकती है। तो 4 लाइन मिलाकर ये और ये इतना बड़ा आपको लिखना पड़ सकता है। लिहाजा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस्लाम में मेहनत को बहुत अहमियत है। बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कामयाबी के सिर्फ 2 पर है, एक पर मेहनत और दूसरा पर अल्लाह की रज़ामंदी। दोनों परों से आप परवान उड़ सकते हैं, तीसरा पर कोई नहीं है। बगैर मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब ये है, हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात, सामर्थ्य न जाओ व्यर्थ, काहीसा अर्थ ही येऊ द्या रे। अनाठाई विघातक अनर्थ होईल, त्या गोष्टी बंद करा। बिल्कुल जो नुकसान करने वाली बातें हैं उसको क्या करेंगे, बंद कर दो। दंगली बंद करा और दंगल झगड़े बंद कर दो। देशवासियांना घात थांबवा, देशवासियांचा घात थांबवा, देशवासियों का नुकसान रोक दो। विघातक गोष्टीमध्ये आपली शक्ती फुकट न जाता, नुकसानदेह चीज़ों में हमारी ताकत फजूल न जाते हुए, वाया न जाता हुआ, बिल्कुल फेल न होते हुए, आपल्या सामर्थ्याला योग्य अर्थ, योग्य दिशा द्या। अपने काबिलियत को मुनासिब सिमत हम देंगे, या 2। इस तरह से इसका मतलब हुआ। आखिरी सेकंड लास्ट स्टांजा है, जरी अनेक अपुले धर्म, जरी अनेक अपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती। इसका मराठी में भावार्थ ऐसे होगा, आपण अनेक धर्माचे, जो मैंने उर्दू में आपको ट्रांसलेशन किए दिया ना, वही मराठी में लिखा हुआ है। शर्त है कि आपको मराठी में लिखा आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है।
आपण अनेक धर्माचे जातीचे लोक इथे या भूमीवर नांदत आहोत. हम अनेक धर्म के लोग इस जमीन पर रहते हैं, पण आपले माणुसकीचे नाते, आपले सर्व संभाव नेहमी अभंग अतूट राहू द्या. इसलिए हमारे इंसानियत के रिश्ते, हमारे सब एक जैसा रिश्ता हमेशा अटूट रहने दो, ऐसा वो कह रहे हैं. आखिरी स्तांजा. द्या सर्व दूर ललकारी फुंकारे एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे. तुतारी हे रणवाद्य फुंकून देशातील जनतेच्या एकजुटीची सर्वदूर गर्जना करा. आपल्या मनातील राग द्वेष वाहून जाऊ द्या. हाच या घडीचा संदेश आहे, शिकवण आहे. क्या बोल रहे हैं? तुतारी हे रणवाद्य फुंकून देशातील जनतेच्या एकजुटीची सर्वदूर गर्जना करा. तुतारी यानी गोल शहनाई वाले आले से हर जगह फूंक कर पूरे जनता को एक साथ रहने की दूर दूर तक ललकार करो, आवाज़ करो. आपल्या मनातील, अपने दिल में का जो गुस्सा है, हसद है, उसको बहा दो. यही इस घड़ी का, इस लम्हे का मैसेज है और सीख है. शिकवन यानी सीख है. तो ये वर्ड आपको भावार्थ है. आपको ये वीडियो में तो आपको नज़र आ रहा है, मेरे वेबसाइट पर भी आपको नज़र आएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं. लेकिन ये लिख लो, इससे ये होगा कि आपका जो टाइम बाद में वेस्ट होने वाला है, वेस्ट नहीं होगा. जब जब सर अपने स्कूल में टेस्ट लेंगे, सराव पेपर होंगे, प्रैक्टिस पेपर होंगे, प्रीलियम होंगे, उसमें अपना नोटबुक निकाले, फ़ौरन पढ़े. या तो कम से कम इस लिंक को सेव रखे कि फ़ौरन हम उसमें देख सके, वरना एन वक्त पे कंफ्यूज हो जाएंगे. आपकी सहूलत के लिए मैंने वर्ड टू वर्ड नज़म का ट्रांसलेशन भी नीचे दिया हूँ. जैसे हाँ देश माझा याचे भान ज़रा से राहू द्यारे, इसका मतलब होता है ये मुल्क मेरा है, इसका एहसास ज़रा रहने दीजिए. ठीक है, ये पूरा एक साइड उर्दू में इसका ट्रांसलेशन है, इधर मराठी में. कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको साफ़ नहीं दिख रहा था. इससे पहले भी कुछ वीडियो उनको साफ़ नहीं दिख रहे थे. डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो रिकॉर्ड होते हैं वीडियो और लाइव होते हैं, ये पूरे HD में होते हैं. जो साफ़ नहीं दिखता वो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है. ऐसे बच्चे जिनको साफ़ नहीं दिखता है, वो बच्चे अपने YouTube सेटिंग में जाएंगे और वीडियो क्वालिटी 720 करेंगे, तो आपको वीडियो भी साफ़ दिखाई देगा. ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आई होगी. अगर नहीं समझ में आई तो हम इस यहाँ पर जो उर्दू में और मराठी में दिया हुआ है, यहाँ से सहारा ले सकते हैं. प्लस वेबसाइट भी है और ये वाली भावार्थ की मराठी में, और दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, फिर अगले सबक के लिए, अगला सबक बहुत अच्छा है, फिर हम मिलेंगे अगले सबक में. तब तक अल्लाह हाफिज़. Welcome to School to You.